बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट पेपर है। अच्छा, मैंने ना आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि पीपीएससी ने पता क्या किया है। पीपीएससी ने ये किया है कि सपोज़ आप जैसे इसमें है कि ये असिस्टेंट की पोस्ट थी, फिर ये एग्रीकल्चर की पोस्ट थी, फिर ये हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट की पोस्ट है। मतलब पीपीएससी ने ये किया कि जो पोस्ट का सबका सिलेबस एक जैसा था ना, मतलब कि सबका सिलेबस एक ही है जी, वन पेपर एमसीक्यूज़ है। तो पीपीएससी ने क्या किया कि बजाय इसके कि वो अलग अलग टेस्ट लेने की बजाय पीपीएससी ने क्या कर दिया कि एक ही टेस्ट रखती है। मतलब कि सपोज़ अगर आपने 5 सीट्स पे अप्लाई किया है ना, और पांचों सीट्स का सिलेबस एक ही है, वन पेपर एमसीक्यूज़ ही है, तो वो पांचों सीट पे आपका वो अलग अलग पेपर नहीं होगा, वो पीपीएससी एक ही पेपर लेगा। ठीक है, ये बेसिकली सरासर गलत है। और क्योंकि देखें ना, 5 पेपर हैं, तो अगर आप अलग अलग देते हैं तो हो सकता है कोई पेपर आसान भी आ जाए उसमें से। लेकिन इसका ये कि अगर वो पेपर एक ही मुश्किल आ गया तो वो आपके 5 के 5 जो सीट्स पे अप्लाई किया वो सारे गए। तो ये पीपीएससी ना गलत कर रहा है। इसमें पीपीएससी का तो फ़ायदा है, वो अपने सारी वो सैलरीज वगैरह बचा लेता है, क्योंकि एक ही दफ़ा वो कंडक्ट करवाना होता है। तो ये उसने बेसिकली कर रहा है। तो ये इसलिए ना उसने लिखा हुआ है कोड 53। मतलब कि ये असिस्टेंट का जितने भी इन डिपार्टमेंट के अंदर पेपर आए हुए थे ना, उन सब के लिए एक ही था। मतलब एक बंदे ने फ़र्ज करो ये पांचों पोस्ट पे या जितनी भी ये बनते हैं इनमें अप्लाई किया, तो उसका एक ही पेपर होना है ये वाला। तो ये इसलिए ना इसकी ये हेडिंग ऐसे ना दी हुई है। ठीक है, ये बेसिकली गलत है। तो फ़िलहाल पीपीएससी ये करी जा रहा है। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है जी, इंग्लिश का है कि टू पुट अप विद मीन्स। मैंने आपको कहा था कि इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश, मैथ और जो उर्दू है, इसमें से रिपीटेड बड़े कम चांस हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा जो इंग्लिश आसान वर्डिंग है ना, आसान आसान है, इडियम्स वगैरह है या जो मीनिंग्स वगैरह, उनको करते जाएं। बाकी जो है ना सिनोनिम एंटोनिम या दूसरे पैसिव एडजेक्टिव ये वो, उसको बेशक आप छोड़ते जाएं, क्योंकि ये वो उसकी डिटेल में जाना पड़ता है। तो चूंकि हमें तो ये जनरल नॉलेज के रिलेटेड है, इंग्लिश का 1-2 एमसीक्यूज ही आना है। अगर आप लेक्चरर के लिए देते हैं तो सब्जेक्ट वाइज देते हैं, उसमें आ जाना है। लेकिन ये कि इसमें आप ये करते जाएं, साथ साथ ये रिपीटेड हो जाते हैं। अब देखें ना, सिनोनिम एंटोनिम जितने मर्जी याद करी जाओ, वो तो उसका तो फ़ायदा कोई नहीं है, वो तो ख़त्म ही नहीं होते। तो वो रिपीटेड भी नहीं होते, वो हर बार कोई ना कोई नए उठा के दे देते। तो उस पर मैं कह रहा हूँ कि ऐसी चीज़ों पर ना टाइम नहीं ज़ाया करें आप लोग। ठीक है, जो ऐसे वाले क्वेश्चन हैं जैसे ये वाले इंग्लिश का है, इसको याद रखें। ये रिपीटेड भी हो सकते हैं और इनको याद रखना भी आसान है। कि जैसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है जी टू पुट अप विद मीन्स, कि इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब होता है टू टॉलरेट, के बर्दाश्त करना। हाँ जी, अब ये मोस्ट फेमस क्वेश्चन है। मैंने पता नहीं कितने पेपर दिए हैं, सब में ये क्वेश्चन आ जाता है। मतलब इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। कह रहा है जी, विच कंट्री फर्स्ट एक्सेप्टेड पाकिस्तान। बेसिकली ये था कि जब पाकिस्तान बना ना, तो वो कहने का मतलब ये कि पाकिस्तान को बनने के बाद सबसे पहले किसने इसको कबूल किया था आज़ाद मुल्क के तौर पे, कि जी हम इसको कबूल करते हैं। कि जैसे अब वो फ़लस्तीन है तो उसको मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ ना कबूल कर रही हैं कि आज़ाद रियासत के तौर पर। तो इसका यही क्वेश्चन बनता है कि जब पाकिस्तान बना ना, तो उसको सबसे पहले किस मुल्क ने इसको कबूल किया। तो वो आपने याद रखना है, ईरान ने सबसे पहले पाकिस्तान को कबूल किया। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है ईरान। हाँ जी, नेक्स्ट ये भी इंग्लिश का है, ये भी प्रोपोजिशन का। ये बेसिकली कह रहे जी, ड्यूरिंग द लेक्चर द टीचर स्टूड डैश डाइस। तो आपको पता है कि ये प्रोपोजिशनें आ जाती हैं। तो जब किसी चीज़ के ऊपर होना चीज़, मतलब जैसे ये टीचर स्टूड ऑन डाइस हेड, तो डाइस की बात हो रही, तो डाइस के ऊपर मतलब कि ऑन, ऊपर वाली चीज़ के ऊपर हमेशा ऑन आता होता है। तो इसकी प्रोपोजिशन का आएगा ऑन डाइस। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी, ये वाले मैंने कहा था इनको ना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत कम रिपीटेड होते हैं ये, क्योंकि ये पता नहीं कहाँ कहाँ से उठा के दे देता है। तो इन पे टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं भी इसको छोड़ा। ये ऐसे वाले इंग्लिश के कर ले, ये वाले जो हैं ये रिपीटेड होते हैं। इसमें कह रहा है सेलेक्ट द पेयर विच हैज़ द सेम रिलेशनशिप। मतलब बताना है आपने जो इसका रिलेशन है ऐसा ही इनमें से किसका है। अच्छा, अब देखें इसका मैं बता देता हूँ कि इसका आपको कैसे पता चलेगा। देखें, विजडम का मतलब होता है अक्लमंद। ये जो सजेसिटी है ना, सजेसिटी का मतलब होता है कि समझ बूझ। तो आपने इनमें से देखने कौन सा इसमें से ना मिलता जुलता है। तो बेसिकली ये मिलता है, भला कैसे, कि सर्च का मतलब होता है तलाश, क्विज का मतलब होता है जुस्तजू। तो ये भी इससे मिलता जुलता है कि अक्लमंद है। विजडम का मतलब जैसे अक्लमंद है, सजेसिटी का मतलब है समझ बूझ। तो ये वाला इससे मिलता जुलता है। सर्च का मतलब तलाश है, क्विज का मतलब है जी जुस्तजू, मतलब वो भी इससे मिलता जुलता है। तो ये वाला ऐसे इसने को ना आपने याद रखना है। 6 वाला तो पैसा वाइज है, इसको बेशक रहने दे। ये आपने सिर्फ डेट याद रखनी है कि जी अंजुमन हमायत इस्लाम वाज फाउंडेड। ये जो अंजुमन हमायत इस्लाम है ना, तो ये पूछ रहा है कब बनी थी। ये बेसिकली 1884 के अंदर बनी थी। ठीक है जी, नेक्स्ट ये भी बहुत फेमस है और रिपीटेड क्वेश्चन है
कह रहा जी विच ईयर वाज डॉक्टर अब्दुल सलाम अवार्डेड नोबल प्राइज़, मतलब वो कह रहा है कि डॉक्टर अब्दुल सलाम को ना नोबल प्राइज़ मिला था। तो ये पूछ रहा है कि वो किस साल मिला था डॉक्टर अब्दुल सलाम को, तो 1979 के अंदर। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, रिपीटेड होता है, ठीक है। और ये भी याद रखना है किस फील्ड के अंदर मिला था, ये फिज़िक्स के अंदर मेरे ख्याल में मिला था, ठीक है। ये 9 वाला इंग्लिश का, इसको भी रहने दे बेशक। तो नेक्स्ट ये 10 वाला है, ये कह रहा है जी एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट कंक्लूडेड बिटवीन स्टेट्स इन रिटन फॉर्म एंड गवर्नमेंट बाय इंटरनेशनल लॉ whether embodied in a single instrument or in two or more related instrument and whatever its particular designations। ये बेसिकली डील हुई थी, तो यही इसमें आ जाएगा जी वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ, आगे हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ ट्रीटीज, तो सबसे बढ़िया ट्रीटीड है। हाँ जी, अब ये है, कह रहे जी बाबा फरीद बिलोंग्स टू विच सूफी ऑर्डर। तो ये बेसिकली ना ये सिलसिले होते हैं कि ये भी सहरावर्दिया सिलसिला भी होता है, चिश्तिया भी होता है, कादरिया भी होता है, नक्शबंदिया भी होता है। तो बेसिकली ये पूछ रहा है कि वो कह रहे हैं जी जो बाबा फरीद थे ना, उनका जो सूफ़ी था ना, उनका सिलसिला कौन सा था। तो ये आपने याद रखना है कि बाबा फरीद जो है ना, इनका सिलसिला था चिश्तियाँ। और ये भी क्वेश्चन आता है कि बाबा फरीद का जो मज़ार है वो कहाँ पे, तो ये बाबा फरीद खान शक्कर है, तो ये इनका है कसूर के अंदर है, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी स्टॉक इज़ टू कुक देन, तो ये भी इंग्लिश का, ये इसको आप याद रख लें, ये आ जाएगा सन और हीट। तो जैसे ये मतलब कि इसमें कह देते हैं, ये भी इंग्लिश का, इसको बेशक छोड़े, ये वाले कर लें पेयर, ये बड़ा आसान है। आफ्टर एंड बिफोर, तो इसका आ जाएगा सक्सीडर और प्रीडिसीजर, ठीक है। मतलब ये होता है पहले वाला, ये होता है बाद वाला सक्सीडर, ठीक है। तो ये इंग्लिश वालों को मैं इसलिए ना ये कर लें, ये है। अब देखें ना, इसको आपने याद कैसे रखना है, रिलेशनशिप बताना है अम्ब्रेला और रेन। अब आपने इसको याद कैसे रखना है, देखें अम्ब्रेला क्या करती है कि जब बारिश पड़ती है उसको हम कवर करते हैं, ठीक है। तो इसका रिलेशनशिप किससे मिलता है, ये इससे मिलता है। देखें कि वैक्सीन है, तो वैक्सीन बेसिकली क्या करती है, जब कोई भी डिसीज़ हमें हो जाए तो हम उसके लिए वैक्सीन लगाते हैं। जैसे अम्ब्रेला क्या करती है, बारिश के अंदर हमें बचाती है पानी से, तो इसी तरीके से वैक्सीन क्या करते हैं, हमें बीमारियों से बचाती है। तो ऐसे आपने इस सेंस में ना इसका रिलेशनशिप ना याद रखना, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है जी फेमस बुक क्या है, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। वो पूछ रहा है जी द डॉटर ऑफ द ईस्ट, कि ये डॉटर ऑफ द ईस्ट किसने लिखी थी। तो ये आपने याद रखना है कि ये बेनज़ीर भुट्टो ने लिखी थी। ये इसके और भी क्वेश्चन बनते हैं कि एशिया की सबसे जो है मुस्लिम जो थी वज़ीर आज़म सबसे पहली कौन थी, तो वो बेनज़ीर भुट्टो थी। ये भी MCQ में आया हुआ है। तो ये इसने बुक लिखी थी डॉटर ऑफ द ईस्ट, इसको बेशक रहने दें। अब ये भी रहने दें। ये है जी विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज़ कॉल्ड बाबुल इस्लाम, मतलब ये पूछा है कि कौन सा जो है ना पाकिस्तान का सूबा है जिसको ना हम बाबुल इस्लाम कहते हैं, मतलब कि इस्लाम का दरवाज़ा कहते हैं बेसिकली। तो बेसिकली वो सिंध को कहते हैं। सिंध को इस वजह से कह देते हैं क्योंकि जो काफ़ी हमारे सूफ़ी बुज़ुर्ग थे ना, वो सारे सिंध से थे, तो इसलिए हम ना इसको सिंध को कह देते हैं। हाँ जी, ये 22 है, कह रहा जी नेम द फर्स्ट मुस्लिम हिजाब वुमन इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ इसराइल पार्लियामेंट इन मार्च 2020 इलेक्शन। तो ये ना इसराइल के अंदर इलेक्शन हुआ था पार्लियामेंट का 2020 के अंदर। तो पूछ रहा उसमें पहली जो मुसलमान थी ना, जो हिजाब वुमेन थी, वो कौन सी सिलेक्ट हुई थी, ठीक है। तो उसका नाम था उस बंदी का कि ईमान खतीब यासीन। ये आपने नाम याद रखना है कि ईमान खतीब यासीन। हाँ जी, नेक्स्ट है 23 है जी मिलिट्री कोर्ट्स आर स्टैब्लिश इन पाकिस्तान थ्रू 21 फॉर द पीरियड ऑफ। तो ये पूछा है जो मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई थी ना, तो पाकिस्तान के अंदर वो कितने साल के लिए बनाई गई थी, तो वो 2 साल के अंदर बनाई गई थी, ठीक है। बेसिकली जब वो हमारा वो वाक़या हुआ था ना EPS वाला, बच्चों को जब उन्होंने शहीद किया था, तब ये मिलिट्री कोर्ट्स ना बनाई गई थी 2 साल के लिए, ठीक है। फिर ये 25 है जी कैटी बंदर इज़ लोकेटेड इन। तो ये पूछ रहा है कैटी बंदर कहाँ पे है, तो ये कैटी बंदर आपने याद रखना है सिंध के अंदर है। अच्छा, अब इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी बनता है, इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन ये बनता है कि जो कैटी बंदर है ना, ये बेसिकली है क्या है। तो ये आपने याद रखना है कि कैटी बंदर हम बोलते हैं फ़िश हार्बर, मतलब जो मछलियों का जो नहीं होता वो सारा, जहाँ पे वो फार्म वगैरह जहाँ पे वो उनको करते हैं सारा कुछ, उसको कह देते हैं कैटी बंदर है, ठीक है। और ये सिंध के अंदर है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जो मैंने बताया अभी आपको कि जी कैटी बंदर ना बेसिकली होता क्या है। हाँ जी, मलाला यूसुफजई के रिलेटेड भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये वाला आता है कि जी मलाला यूसुफजई जो है ना, उसने ग्रेजुएट किया था किस यूनिवर्सिटी से, तो ये तो उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया था। और फिर इसका एक और भी क्वेश्चन आता है कि जी मलाला यूसुफजई ना पैदा कहाँ पे हुई थी, तो ये सवात का इलाका है, तो मेरे माइंड में नहीं आ रहा, वहाँ ये ना पैदा हुई थी। ये भी MCQ में आया हुआ है। हाँ जी, नेक्स्ट ये आप सर्च कर लेना कि वेयर बोर्न मलाला यूसुफजई। अब मेरे पास ना याद नहीं आ रहा मुझे एग्जैक्ट इसका,
नेक्स्ट है जी वैन मुस्लिम लीग ज्वाइन द इंटर्न गवर्नमेंट। वो मुस्लिम लीग को पूछ रहा है कि मुस्लिम लीग ने सबसे पहले जो है ना जो गवर्नमेंट है ना इनिशियल कब ज्वाइन की थी, तो 1946 के अंदर ना ज्वाइन की थी। नेक्स्ट है जी द मीनिंग ऑफ टेकअप। टेकअप का मतलब होता है कि मतलब किसी चीज़, टेकअप का मतलब जैसे कहते नहीं कि इस बंदे ने गवर्नमेंट को टेकअप कर लिया, तो इसका मतलब उस बंदे ने अगर टेकअप कर लिया तो वो उस पर काम स्टार्ट करेगा। तो इस सेंस में हम कह सकते हैं कि जी टेकअप का मतलब होता है स्टार्ट। तो 28 है जी द लार्जेस्ट क्लस्टर ऑफ पॉपुलेशन इज़ इन। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला आपने याद रखना है कि साउथ एशिया है, कि इसके अंदर ना सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। ये जो हमारा एरियाज़ आ जाते हैं ये सारा एशिया का ना, तो इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया। हाँ जी नेक्स्ट पूछ रहा है जी विच रिवर फ्लोज इन बलूचिस्तान। तो पूछ रहा है बलूचिस्तान के अंदर इसमें से कौन सा दरिया जो है ना वो बहता है। तो बेसिकली ये जितने भी दरिया लिखे हुए हैं ना, ये ज़ौब रिवर है, गोमल रिवर है, ये दस्त रिवर है, तो ये तीनों के तीनों ही बलूचिस्तान से फ्लो होते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट 30 है जी डायरेची सिस्टम फर्स्टली यूज इन सब कॉन्टिनेंट। तो पूछा डायरेची सिस्टम जो था ना वो कब यूज़ किया गया था। तो ये बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यूज़ किया था। डायरेची सिस्टम का एक और भी क्वेश्चन आता है, ये कब हुआ था, 1919 के अंदर हुआ था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको सबसे पहले ना यूज़ किया था। ठीक है। 31 है जी साइक्लोन इज बेसिकली। अब साइक्लोन वो बेसिकली पूछ रहा है कि साइक्लोन ना होता क्या है। तो साइक्लोन हम लोग बोलते हैं कि लार्ज सिस्टम ऑफ विंड्स, जो हवाओं के सिलसिले नहीं आते, तो उनको हम बेसिकली बोल देते हैं साइक्लोन है। ठीक है। नेक्स्ट है जी ये बाकी मैथ के, इनको छोड़ें, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये 34 भी मैथ का है, 35 भी मैथ का है। इस पे आ जाएँ। कह रहा है जी हाउ मैनी ऑर्गन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ स्टेट। मतलब रियासत बनाने के लिए आपको कितने की ज़रूरत होती है, 4 सतून होने चाहिए रियासत के। ये ना चारों सतून भी आपको पता होना चाहिए। मेरे ख्याल में पहला इसका आ जाता है अदलिया, एक आता है, एक प्रेसा आ जाता है। तो ये 4 के 4 मैंने याद होने चाहिए। एक ये भी क्वेश्चन आया हुआ कि इसका रियासत का जो है ना स्टेट का फोर्थ जो ऑर्गन है वो कौन सा है। तो फोर्थ हम बोलते हैं इसको प्रेस को। ठीक है। तो टोटल इसके 4 होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जी व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ श्रीलंका। तो ये पूछ रहा है श्रीलंका के अंदर जो करेंसी है ना वो कौन सी चलती है। तो श्रीलंका के अंदर भी रुपया ही चलता है। ठीक है। नेक्स्ट है जी मुस्लिम लीग स्टार्टेड द डे ऑफ डिलीवरेंस। तो मुस्लिम लीग ने डे ऑफ डिलीवरेंस कब मनाया था, 1939 के अंदर मनाया था। ठीक है। क्योंकि वो उनके ब्रिटिश के रूल थे ना, उनको नहीं माना था, तो इस वजह से उसको ना डे ऑफ डिलीवरेंस मनाते थे। तो ये 1939 के अंदर है। नेक्स्ट है जी येलो रिवर इज़ लोकेटेड इन। तो वो पूछ रहा है जी जो येलो रिवर है ना वो कहाँ पे वाक़ है। तो येलो रिवर वाक़ है बेसिकली चाइना में। हाँ जी नेक्स्ट है जी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट वांट्स टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम। अच्छा ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, कुछ लोगों को इसकी हकीकत का भी नहीं पता। तो बेसिकली वो पूछ रहा है कि जब आज़ादी थी ना तो जम्मू कश्मीर के जो लोग थे ना वो क्या चाहते थे, मतलब वो किन के साथ कह लो कि जी या किन से आज़ाद होना चाहते थे कि जी हमने इनसे ना आज़ाद होना है। तो ये आपने याद रखना है कि बहुत इंडिया एंड पाकिस्तान इसका राइट ऑप्शन आएगा। मतलब वो ये नहीं चाहते थे कि जी हमने इंडिया के साथ मिलना है या पाकिस्तान के साथ मिलना है, नहीं, वो कश्मीर के लोग ये चाहते थे कि हमने इन दोनों से आज़ाद ही रहना है, ना इंडिया के साथ मिलना है ना ही पाकिस्तान के साथ मिलना है। इसलिए अब उनको ये सज़ा मिल रही है कि आधा कब्ज़ा इंडिया ने उन पर कर लिया, आधा पाकिस्तान का। तो तब इन्होंने कहा था जी नहीं हमने किसी एक के साथ नहीं मिलना, हमने दोनों से आज़ाद होना है। तो ये इसका मतलब है इस क्वेश्चन का ना। नेक्स्ट है जी कन्फ्लिक्ट ओवर द बॉर्डर रीजन क्लेम्ड बाय 2 कंट्रीज़ फॉर एरिया। असल में ना ये कि एरिया था, इसके लिए ना वो पूछ रहा है कि 2 मुल्क ने ना आपस में जंग भी की थी, लड़ते रहे थे दोनों मुल्क। मेरे ख्याल में अर्मीनिया और आज़रबाईजान थे। तो अर्मीनिया चाहता था कि ये एरिया हमारे हिस्से में आए, हम इस पर कब्ज़ा करेंगे। आज़रबाईजान चाहता था हमारे हिस्से में आ जाए। तो पूछ रहा है कि वो जो एरिया ना जिसका वो कब्ज़ा करना चाह रहे थे, जैसे हमारा कश्मीर है कि कश्मीर पे पाकिस्तान चाहता है सारा हमारा हो जाए, इंडिया चाहता है सारा हमारा हो जाए, इस तरह का, इस तरीके से ना। तो ये भी पूछ रहा है कि वो 2 कंट्रीज 4 ही थी, वो बेसिकली आज़रबाईजान और अर्मीनिया था, वो ये था नगरानो गोरबा। तो इसके लिए वो लड़ते थे कि ये कोई हमारा हो जाए, एक मुल्क कहता था हमारा ये एरिया हो जाए, तो ये नगरानो गोरबा। तो नेक्स्ट है जी वाट आर साइक्लोन इन ऑस्ट्रेलिया नोन एज। तो ये साइक्लोन मैंने पहले बताया कि ये तेज़ पहाड़ी सिलसिले होते हैं जो गोल गोल घूमते हैं, हवाओं के सिलसिले बड़े तेज़ होते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ऐसे सिलसिले आते हैं। तो वो पूछ रहा है बेसिकली ये वो जो साइक्लोन ऑस्ट्रेलिया के अंदर आते हैं ना तो उनको क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है। जैसे हमारे पाकिस्तान में आते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, मूनसून के सिलसिले आ गए जी। ठीक है। तो ये बेसिकली इसको ऑस्ट्रेलिया के अंदर उसको बोलते हैं विली विलाइस। तो ये 42 का ना हमारा आएगा सी वाला ऑप्शन, विली विलाइस बोलते हैं। हाँ जी नेक्स्ट है जी वैन बलोची ट्राइब ज्वाइन पाकिस्तान। तो जो बलोच थे ना पहले पाकिस्तान, ये कबीला पाकिस्तान इन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, ये अलग ही थे बलोची ना। तो ये पूछ रहा कि इन्होंने पाकिस्तान कब ज्वाइन किया, मतलब ये पाकिस्तान के साथ ही इकट्ठे हो गए थे।
तो इन्होंने जो पाकिस्तान को ज्वाइन किया था 29 जून 1947 को, ठीक है। तो ये 29 जून 1947 को ना इन्होंने पाकिस्तान के साथ ही ना मिल गए थे ये वाले, ठीक है, बलोची लोग। नेक्स्ट सारे मैथ के ही हैं, ये भी मैथ का ही है। ये है, कह रहा है जी विच क्रॉप रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और इरीगेशन टू 10 फॉरेस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सन शाइन फॉर इट्स ग्रोथ। मतलब कह रहा है वो कौन सी फसल है जिसको ना टेम्परेचर भी चाहिए और बारिश भी चाहिए और लाइट भी चाहिए, तो तब वो फसल ना सबसे ज़्यादा होती है। तो आपने ना उस फसल का नाम बताना है। तो इसको हम बेसिकली बोलते हैं कॉटन। तो कॉटन की जो फसल है ना ये तब होती है। हाँ जी, नेक्स्ट पूछ रहा है जी जो करेक्ट जो ईमेल एड्रेस है ना वो क्या होता है। तो ये आपने याद रखना है, ये वाला करेक्ट होता है कि जी यूज़र नेम @website.info, ठीक है। ये याद रखना है, ये .com या ये नहीं लगाना, website.info आएगा। तो वेबसाइट बेसिकली वो याहू भी, जीमेल भी, कोई भी हो सकती है। तो इसलिए ये इसका राइट ऑप्शन आएगा। बहुत सारे लोग ना इसको गलत कर देते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स ये लगा देते हैं ये वाला ऑप्शन। तो ये याद रखना कि यूज़र नेम @website.info आएगा, ठीक है। देखो ना कुछ याहू पे बनाते हैं, कुछ जीमेल पे बनाते हैं, तो इसलिए इधर वेबसाइट वाला आएगा कि website.info। नेक्स्ट ये भी कंप्यूटर का ही है, वो पूछ रहा है SQL का बेसिकली ये फुल फॉर्म क्या होती है, इसका स्टैंड फॉर किसके लिए होता है। तो ये आपने याद रखना, ये होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसको कहते हैं SQL। ये भी मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये जो हुआ है ना। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं 51 ने कह रहा है जी विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्लेस्ड बाय द वैक्यूम ट्यूब्स। बेसिकली ना ये कंप्यूटर आए थे, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब थी, फिर वैक्यूम ट्यूब के बाद ना फिर अगली कंप्यूटर है उसमें ट्रांजिस्टर आ गए, फिर ट्रांजिस्टर के बाद फिर आगे वो IC इंटीग्रेटेड सर्किट आ गए, फिर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। तो ये कंप्यूटर की ना जनरेशनें होती हैं। तो पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था, तो वो पूछ रहा है कि वैक्यूम ट्यूब के बाद कौन सी जनरेशन आई थी, वो ट्रांजिस्टर आए थे तब ना। तो वो इसका इस सेंस में इसका ट्रांजिस्टर आएगा। तो ये भी कंप्यूटर का ही है जी विच टूल बार हैज़ अ स्लाइड डिज़ाइन ऑप्शन MS पावर पॉइंट। तो ये किसके अंदर होता है, तो ये आपका आ जाएगा फॉर्मेटिंग टूल बार है। ये पूछ रहा है जी द बिलू लगोन इज़ लोकेटेड इन। तो ये एक एरिया का ही नाम है बेसिकली, वो पूछ रहा है कहाँ पे है। तो ये आइसलैंड के अंदर है बिलू लगोन, ठीक है, आइसलैंड के अंदर है। हाँ जी, नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट चलते हैं 55 है कि जी विच वुमेन साइंटिस्ट रीच लेड द फाउंडेशन ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। तो ये पूछ रहा है कि कौन सी जो है ना वुमेन थी जिसने फाइबर ऑप्टिक्स को ना लीड किया था। तो इसका आएगा जी डॉक्टर शिर्ली जैक्सन। तो ये थी डॉक्टर शिर्ली जैक्सन, ए वाला इसका राइट ऑप्शन आएगा, ठीक है जी। हाँ जी, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जी ये जनरल उसका पूछ रहा है जी जनरल कामर जावेद बाजवा जो आर्मी चीफ थे ना हमारे पहले, अब तो रिटायरमेंट हो चुके हैं। तो इन्होंने ना पनिशमेंट दी थी चार्ज ऑफ लीकेज ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के, हसास मालूमात ना जो लीक की थी। तो वो इसमें से किसी बंदे ने लीक की थी, जो उसको ना उस पर मेरे ख्याल में इन्होंने सजाए मौत या पता नहीं उम्र कैद की सज़ा दी थी। तो पूछ रहा है किस बंदे ने जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन की थी ओपन लीक की थी, वो था ब्रिगेडियर राजा रिजवान। इस बंदे को फिर इन्होंने सज़ा भी दी थी। नेक्स्ट है जी स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज कार्ड। ये जनरल साइज का क्वेश्चन है कि टिश्यूज़ की स्टडीज़ को हम क्या बोलते हैं। तो इसको हम बेसिकली बोलते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ टिश्यूज़। अब ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है कि सेंटो स्टैंड फॉर। तो इसका राइट ऑप्शन आएगा सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सेंटो स्टैंड फॉर सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पूछ रहा है जी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट चेंज फ़ॉन्ट्स। तो वो कह रहा है जी फ़ॉन्ट्स कौन सा चेंज नहीं हो सकते। तो ये जो इंडेंट केसेस होते हैं ना ये नहीं चेंज हो सकते, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी यू टर्न केम इन फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान आफ्टर वर्ल्ड लॉन्च वार अगेंस्ट टेररिज्म इन। तो पाकिस्तान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर चेंज की थी, वो कह रहा है कब की थी, 2001 के अंदर की थी। नेक्स्ट पूछ रहा है जी विच पार्ट ऑफ द कैमरा इज़ एनालॉग टू द रेटिना इन द ह्यूमन आई। तो जैसे कैमरा नहीं होता हम देखते हैं उसको, तो वो कह रहा है जी हमारी इंसानी जो आँख है उसमें वो कैमरे के रिलेटेड कौन सी जो फिल्म होती है जिसे। नेक्स्ट है जी स्पोर्ट्स सच एज नेटबॉल हॉकी एंड फुटबॉल इन्वॉल्व विच टाइप ऑफ स्किल। तो इन खेलों के अंदर किस टाइप की स्किल होती है, तो इनको हम बोल देते हैं ओपन स्किल बोल देते हैं। नेक्स्ट है जी इन वर्ल्ड वार 2 विच बैटल स्पोर्ट वाज मोस्ट नीडेड। तो ये वर्ल्ड वार 2 के अंदर कह रहा है किसने स्पोर्ट की थी। तो इसका जवाब आता है एयर स्पोर्ट, क्योंकि वो जहाज़ के ज़रिए ऑपरेशन अटैक किए गए थे जहाज़ों के ज़रिए। तो इस वजह से वो इसका आता है जी वर्ल्ड वार 2 के अंदर जो स्पोर्ट किया था ना एयर स्पोर्ट ने किया था। नेक्स्ट है जी ऑल कंप्यूटर पेरिफेरल्स आर कनेक्टेड टू द। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि जी सारे कंप्यूटर जितने भी है ना, आप कंप्यूटर के अंदर आप CPU के अंदर एक मदर बोर्ड होता है, तो उनको हम कनेक्ट करते हैं मदर बोर्ड के साथ, ठीक है जी।
नेक्स्ट है जी टू न्यूक्लियर मॉडल गिवन इन, तो ये भी जनरल साइंस का क्वेश्चन ही है। तो ये 1945 के अंदर ना ये टू न्यूक्लियर मॉडल ना दिए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है जी ऑन विच एग्रीमेंट मुस्लिम लीग कांग्रेस एंड सिख फुली एग्रीड विद लॉर्ड माउंटबेटन, तो ये एक एग्रीमेंट हुआ था जिसपे ना ये सारे बंदे एग्री करते थे जी हम भी इसको मानेंगे। तो ये पूछ रहा है कि बेसिकली वो एग्रीमेंट कौन सा था, तो वो एग्रीमेंट ये था जी इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, ठीक है। इस पे सारे एग्री थे, इसकी निकात या डिटेल फिर अलग से है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये याद रख लें आप लोग। नेक्स्ट है जी ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है कि जी लॉन्गेस्ट आयत ऑफ कुरान इज़ डैश ऑफ सूरह अल बकरा। तो पहले तो ये क्वेश्चन आपने याद रखना है कि कुरान पाक की सबसे जो लंबी सूरत है ना वो कौन सी है। तो कुरान पाक की सबसे लंबी सूरत है सूरह बकरा। फिर ये भी क्वेश्चन आता है कि कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत कौन सी है, तो कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर है। अब ये पूछ रहा है कि जो कुरान पाक जो है उसकी जो सूरह बकरा तो है सबसे बड़ी, तो वो पूछ रहा है अब जो सूरह बकरा की जो आयत है ना सबसे बड़ी, वो आयत नंबर कौन सी है। तो ये आपने याद रखना है जो आयत नंबर 282 है ना ये सबसे बड़ी आयत है, ठीक है जी। नेक्स्ट ये भी फेमस क्वेश्चन है कि अल्लामा इकबाल ने बेसिकली पीएचडी की थी, तो वो पूछ रहा है कि जैसे हम पीएचडी या एमफिल करते हैं ना तो हमारा एक टाइटल होता है, हमने उस टाइटल के अंदर उस रिसर्च के उस टाइटल के अंडर ही हमने उस एरिया में ही काम करना होता है। तो ये पूछ रहा है बेसिकली कि जो अल्लामा इकबाल ने पीएचडी की थी ना तो उसका टाइटल क्या था थीसिस का, ठीक है। तो उसका टाइटल था जी द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया। तो ये आपने याद रखना है कि ये अल्लामा इकबाल की जो पीएचडी थे ना उसका टाइटल था डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया। नेक्स्ट पूछा जी रेड सी इज कनेक्टेड टू विच गल्फ थ्रू बाबुल मंदीप स्ट्रेट। तो ये रेड जो सी है ना किससे मिला रहा है ये गल्फ स्ट्रेट को, तो ये गल्फ ऑफ एडन आएगा, ठीक है जी। ये ज़रा इसको 2-3 बार पढ़ेंगे ना फिर आपको याद हो जाएगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ जी नेक्स्ट है जी हु एब्रोगेटेड 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए पहला हमारा आइन था 1956 का, तो 1956 को कह रहा है उसके आइन को किसने तोड़ा था कि उसने कहा था जी नहीं ये नहीं हमने मानना मैं अपना एक बनाऊंगा, तो वो सिकंदर मिर्ज़ा था, उसने 1956 के आइन को ना तोड़ दिया था, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी विच क्रिकेट वर्ल्ड कप जॉइंटली होस्ट बाय द पाकिस्तान इंडिया। इसका मतलब ये होता है कि कौन सा वर्ल्ड कप था ना जो पाकिस्तान इंडिया दोनों ने मिलकर होस्ट किया था। मतलब उसका मतलब ये होता है कि एक मैच किसी इंडिया की सिटी में हो रहा है, एक मैच पाकिस्तान में किसी सिटी लाहौर में हो रहा है, तो ऐसे आधे आधे ना मैच हुए थे दोनों मुल्कों के अंदर। तो वो कह रहा है कौन सा ऐसा वर्ल्ड कप था जिसमें पाकिस्तान इंडिया ने ना दोनों ने मिलके इसको वर्ल्ड कप के होस्ट किया था या मैचेस करवाए थे। तो वो वर्ल्ड कप था 1987 का 1987, ठीक है। तो ये वर्ल्ड कप था जो पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने मिलके करवाया था। नेक्स्ट है जी द गल्फ ऑफ बथीनिया इज सिचुएटेड बिटवीन। तो ये गल्फ ऑफ बथीनिया वो पूछ रहे हैं जी ये कहाँ पे है। तो ये गल्फ ऑफ जो बथीनिया है ना ये आपकी होगी फिनलैंड और स्वीडन के दरमियान है, फिनलैंड एंड स्वीडन। नेक्स्ट जो है जी द साइबर हरासमेंट हेल्पलाइन वाज लॉन्च। साइबर आपको बोलते हैं कि ये कंप्यूटर के रिलेटेड कोई भी हो, मतलब कि उसको हम साइबर बोल देते हैं। तो ये पूछ रहा है ये बिल ना कब पास हुआ था। तो ये 1 दिसंबर 2016 को ये बिल ना पास हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जी ये 74 है सॉफ्ट पावर इज़। ये भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन है कि गेटिंग अदर्स टू एग्री विद यू विदाउट यूजिंग अ करेक्शन फोर्स। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इलेक्टेड बाय। अब देखिए प्रेसिडेंट जो सदर होता है ना हमारे मुल्क का उसको कौन इलेक्ट करता है, नेशनल असम्बली, सेनेट या सूबों की असम्बलीज। तो ये आपने याद रखना है कि जो प्रेसिडेंट होता है ना सदर होता है, सदर चूँकि पूरे मुल्क का होता है, तो जब सदर को सिलेक्ट करते हैं ना नेशनल असम्बली कौमी असम्बली के भी वोट पड़ते हैं, सेनेट के भी वोट पड़ते हैं और सारे 4 के 4 सूबों के भी वोट्स पड़ते हैं, ठीक है। फिर जाके जो सदर है ना वो सिलेक्ट होता है। तो इसका राइट ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अब ये तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये भी कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है ना वो बेसिकली कितना होता है। तो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है ना किसी भी इंसान का जो अडल्ट पर्सन का कह ले होता है वो 120/80 होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना तो बीपी उसके हिसाब से ना चेंज होता जाता है। मतलब एक बंदे की उम्र 50 साल है, तो जिस बंदे की उम्र 50 साल है ना अगर उसका जो बीपी है ना वो 130/80 भी हो ना फिर भी उसको हम कहते हैं ठीक ही है, ठीक है, वो उसके लिए नॉर्मल ही है। तो ये बेसिकली ये स्टैंडर्ड पूछा जाता है अडल्ट के लिए, तो वो 120/80 ही आएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है जी द मेन रोल इन द ड्रामा वारस इज एक्टेड बाय। तो एक ड्रामा था वारस, तो उसके अंदर कहता है जो मेन रोल था ना, जैसे कोई भी हम फिल्म देखते हैं उसमें एक ही हीरो होता है ना, तो ये बेसिकली ड्रामे के अंदर पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा जो मेन रोल था ना वो किसका था, तो वो बंदा था आबद अली, इसका मेन रोल था, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द।
तो जो वाटर देखें हम पानी को जब रखते हैं आग पे वो बॉइलिंग होना शुरू हो जाता है। वो कह रहा है किस पे डिपेंड करता है वो, तो वो बेसिकली डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी एनिमल्स विच आर नो लॉन्गर प्रेजेंट ऑन अर्थ इज कॉल्ड, मतलब ऐसे जानवर जो अब ज़मीन के ऊपर नहीं हैं तो उनको हम क्या बोल देते हैं, उनको हम बोल देते हैं एक्सटिंक्ट एनिमल्स। जैसे डायनासोर है तो डायनासोर का अब वजूद ही ख़त्म हो गया है, तो ऐसे जानवरों को हम बोल देते हैं कि एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं। नेक्स्ट है जी जलियांवाला बाग जो है ना, ये कह रहा है इज़ आल्सो नोन है, जिसको क्या कहते हैं, तो जलियांवाले बाग को हम बेसिकली अमृतसर मिस्केरे भी कह देते हैं। अब ये जलियांवाला बाग ना बड़ा मशहूर है। अब जलियांवाला बाग ना एक और भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि जो जलियांवाला बाग है ना तो ये किस जनरल के रिलेटेड है, तो ये भी आपने याद रखना है कि ये जो जलियांवाला बाग है ना ये जनरल डायर के रिलेटेड है। अब जलियांवाला बाग में हुआ पता क्या था, ये बेसिकली सिखों का एक है मुकाम ना, एक जगह सी है, तो वहाँ पे ना सारे सिख इकट्ठे थे, जैसे कोई मेला वगैरह लगता है सारे सिख इकट्ठे होते थे। तो उधर फिर हुआ ये कि जो जनरल डायर था ना, ब्रिटिश था, तो उस जनरल डायर ने क्या किया कि उसमें जो सरेआम उन्होंने कहा जी इनको कत्ल कर दो, तो वहाँ पे सरेआम गोलियां चला के ना सिखों को कत्ल किया गया था। मतलब ऐसे रश लगा हुआ था लोगों का, जैसे मेला होता है, ये एक जलियांवाला बाग उनका एक था मुकाम जहाँ पे इकट्ठे होते थे सिख सारे। तो जनरल डायर ने कहा था जी इन सबको कत्ल कर दो, तो सरेआम सीधी गोलियां चला के ना सिखों को मारा गया था और काफ़ी तादाद में मरे थे। तो इसलिए ना इसको कहते हैं जलियांवाला बाग को हम अमृतसर या मिस्केरे भी बोल देते हैं। और दूसरा जो इसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना जनरल डायर, तो जनरल डायर ने हुक्म दिया था, तो ये भी कह देता है जो जलियांवाला बाग है ना वो किसके रिलेटेड है, तो वो जनरल डायर के रिलेटेड है। हाँ जी, अब ये 81 है बैटल इन विच होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम पार्टिसिपेटेड इज नोन एज। अच्छा, अब ये दो क्वेश्चन बनते हैं, आपने दोनों याद रखने हैं। इसमें पूछ रहा है कि जी आप सलम ने जिस गजवा में शिरकत की हो तो उसको क्या बोलते हैं। एक क्वेश्चन पहले था, इसको बोलते हैं गजवा, कि जिसमें आप सलम ने शिरकत की हो ना उसको हम बोलते हैं गजवा। एक और भी क्वेश्चन हमने पिछले पेपर में पढ़ा है, उसमें यह था कि बैटल इन विच होली प्रॉफिट नॉट पार्टिसिपेटेड, तो ये आपने याद रखना है कि ऐसा बैटल जिसके अंदर आप सलम ने शिरकत ना की हो तो उसको हम बोलते हैं सरैया, लेकिन जिसके अंदर आप सलम ने शिरकत की हो उसको हम बोल देते हैं गजवा। नेक्स्ट है जी हाउ मैनी मजारिस ऑफ ज़कात मेंशन इन द होली कुरान, तो ज़कात के मसारफ कितने हैं, तो ये 8 है। ये भी फेमस क्वेश्चन है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है जी व्हाट डज तरावी मीन्स, रमज़ान के अंदर जैसे हम शाम को नमाज इशा के बाद नमाज तरावी नहीं पढ़ते, तो ये पूछ रहा है कि जो नमाज ये तरावी होता है ना इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है जी टू रेस्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट पूछ रहा है जी विच टू सूरा आर कॉल्ड मुतज़ीन, तो ये आखिरी दो सूरा जो है ना कुरान पाक की, सूरा फलक और सूरा नास, उनको बोल देते हैं जी ये मुतज़ीन सूरतें हैं। तो ये आपने याद ऐसे रख लेना कि ये कुरान पाक की एंड वाली दोनों सूरतें हैं, सूरा फलक और सूरा नास। तो ये भी फेमस आप क्वेश्चन है 85 वाला कि द टाइम टेकन फॉर सनलाइट टू रीच द अर्थ, मतलब सूरज की जो रोशनी है ना वो कह रहा है ज़मीन तक कितनी देर में पहुंचती है, तो 8 मिनट और 20 सेकंड के अंदर पहुंचती है। नेक्स्ट ये लेक है जी सतपारा लेक इज़ इन, तो ये सतपारा लेक वो पूछ रहा है जी कहाँ पे है, तो ये बेसिकली सतपारा लेक जो है ना ये गिलगित बल्दिस्तान के अंदर है। नेक्स्ट है जी स्टिंगर मिसाइल वेयर वर गिवन टू द पाकिस्तान इन विच वार, तो ये अफ़गान वार के अंदर ना ये पाकिस्तान को दिए गए थे। नेक्स्ट उर्दू के आगे जी हज़रत खदीजा के ग़ुलाम का क्या नाम था जो आप सल्लम के साथ हिजरत के लिए गए थे, मैसरा था जी उस हज़रत खदीजा के ग़ुलाम का नाम। तो आप सल्लम के उसवा हुस्ना का जिक्र किस सूरत में है, तो ये सूरह अहज़ाब में आता है। तो ये आप नेक्स्ट वाला भी याद रखना है, ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है कि जी आप सल्लम ने कितने हज किए, तो ये आपने याद रखना है कि आप सल्लम ने हज एक ही किया था और उम्रे 4 किए थे, ठीक है, ये दोनों बातें याद रखनी है। नेक्स्ट है जी उर्दू के मसादर बरसगीर की किस ज़बान से मिलते हैं, तो ये बेसिकली पंजाबी से मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट है जी सीरत नबवी किसने मुकम्मल की थी, तो ये मुकम्मल की थी सैयद सुलेमान निदवी ने, ठीक है। नेक्स्ट ये है जी ग्रामर के है जी आप उन्हें ढूंढा और चिरागे रखे ज़िबां किस तर्ज की किताबें हैं, तो ये खाका नगारी की किताबें इनको बोलते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जी तकाबली तनकीद की बुनियाद किसने रखी, तो ये मेरे ख्याल में शिबली नमानी आएगा। जिंदा नामा किसका शायरी मजमुआ है, तो ये जिंदा नामा शायरी मजमुआ फैज़ अहमद फैज़ का। यादों की बारात किसकी माना जात है, तो ये बेसिकली है जोश मिली आबादी की, ठीक है जी। उर्दू के रट्टा ही है और इसका कोई तरीका नहीं है। ग्रेज की सनफ से ताल्लुक़ रखता है, तो ये कसीदा बोलते हैं। रसाला तहज़ीब अल अखलाक किसने जारी किया, ये बहुत दफ़ा आया हुआ है, तो ये जारी किया था सर सैयद अहमद ख़ान ने। ये मोस्ट रिपीटेड ये वाला क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इनको आप अच्छे से देखते जाएँ।
ये वाला भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जी, फोर्ट विलियम कॉलेज कब बना था? ये बहुत दफ़ा रिपीटेड हुआ है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो बना था ना वो 1800 के अंदर बना था, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, मगरब के तनकीदी असूल किसकी किताब है? तो ये किताब है बेसिकली सजाद बाकर रिजवी की। जैसे मैंने आपको बताया ना कि उर्दू के बहुत कम रिपीटेड होते हैं, तो जैसे मैंने अब इसमें 2 क्वेश्चन बताएं, एक ये तर्जाला तहजीब अल अखलाक वाला, ये फोर्ट की विलियम कॉलेज वाला, ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा रिपीटेड हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने उर्दू, इंग्लिश और मैथ को ज़रा ऐसा ही करना जैसे ये पेपर के अंदर मैं आपको बताता हूँ, और बाकी चीज़ों को आपने जनरल नॉलेज वगैरह को अच्छे से करी जाना है। देखें आज का ना न्यूज़ चल रही है कि जी जुलाई के अंदर ना, मैंने सुना है कि जी जुलाई के अंदर ना जी टीचर्स न्यू रिक्रूट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये अब कंफर्म नहीं है, बेसिकली ये प्लानिंग भी होती है ना कुछ लोगों की। अब बेसिकली स्कूल सारे प्राइवेट कर रहे हैं, और प्राइवेट करने के बाद कुछ लोग इस पर एहतजाज कर रहे हैं जी हमने नहीं प्राइवेट होने देने। तो ये जानबूझ के ना ये ऐसा कर दिया जाता है, लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि जी हम इतने टीचर ना भर्ती भी करेंगे ताकि लोग ना स्कूल से बैठे रहें, हम अपना काम कर लें। तो ये भी हो सकता है, और हो सकता है कि वो भर्ती कर भी लें, मतलब दोनों पॉलिसी हो सकती हैं। लेकिन ये जो मैंने आपको बात बता रहा हूँ ना, पिछले 6 सालों से यही हो रहा है। क्या हो रहा है जी, जब लोग उठते हैं जी हमने एहतजाज करना है, सीट्स नहीं आ रही, वो एक जी शोशा चला देते हैं जी गवर्नमेंट ने जी 16,000 एजुकेटर भर्ती करने का फैसला कर दिया। अच्छा अवाम क्या करती है? अवाम फिर चुप करके बैठ जाती है। 6-7 महीने गुजरते हैं, अवाम फिर करती है जी हमने एहतजाज करना है, टीचर को जॉब्स नहीं आ रही, वो फिर एक शोशा छोड़ देते हैं जी हम 30,000 भर्ती कर रहे हैं, तो अवाम फिर चुप करके बैठ जाती है। पिछले तकरीबन 6 साल से यही काम हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब सूरत हाल क्या है? अब कुछ स्टूडेंट्स पूछते भी हैं मुझसे, अब गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है? तो पहले तो जो सीट्स खाली हैं ना तकरीबन 1,40,000 और इससे ज़्यादा सीट्स खाली हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। अच्छा अब गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है? गवर्नमेंट अब ये कर रही है कि जितने भी प्राइमरी लेवल के स्कूल्स हैं ना, जितने भी प्राइमरी स्कूल्स हैं, वो कह रही है हमने इसको ना कर देना है, प्राइवेटाइजेशन कर देना। उसके लिए वो उन्होंने ऐड भी दे दी है कि जी 5 जून तक ना अप्लाई कर सकते हैं, 3 किस्म के लोग उस पर अप्लाई कर सकते हैं, तीनों लोग मिलके उसमें उन्होंने क्राइटेरिया भी बनाया हुआ है। अब होगा क्या कि जो बंदा 3 लोग वो परचेज़ करेंगे ना, गवर्नमेंट उनको देगी पर स्टूडेंट के हिसाब से 650 रुपये तकरीबन, तो वो 32-33 हज़ार रुपया बनेगा। तो देखें आपने वो 32-33 हज़ार में स्कूल चलाना है, और पैसे ज़्यादा भी नहीं बन सकते। उसकी वजह क्या है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो प्राइमरी के जो स्कूल्स हैं ना, जिसमें तादाद जो है ना 50 के करीब करीब है या 50 से कम है, सिर्फ वही प्राइवेट कर रही है, सारे नहीं कर रही। अब वो करेंगे क्या कि जो भी प्राइवेट स्कूल्स हैं ना ये प्राइमरी लेवल के, उन सबको कर देंगे ऐसे प्राइवेट, और जो प्राइवेट उसमें प्राइमरी स्कूल में टीचर पढ़ा रहे हैं ना उनको उठाएंगे, और जहाँ पे टीचर्स की तादाद कम है ना उनको वहाँ एडजस्ट कर देंगे। ऐसे क्या होगा कि टीचर्स की जो तादाद है वो भी पूरी हो जाएगी, और ये जो है प्राइवेटाइजेशन करके उनका मसला भी हल हो जाएगा। तो टीचर की जो सीट्स हैं ना वो सारी ऐसे ख़त्म हो जाएंगी। अब हुआ क्या है कि इस पर ना पिछले कुछ दिनों से लोगों ने एहतजाज किया है। कल भी पंजाब असम्बली के अंदर 29 तारीख को लोगों ने एहतजाज किया कि जी ये जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं कि स्कूल्स को प्राइवेट ना किया जाए, बजाय इसके प्राइवेट करें, तो आप इसको ना टीचर्स भर्ती करें। तो उसमें फिर क्या किया, जो एजुकेशन मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने जी एक शोशा छोड़ दिया कि जी अब हम जुलाई के अंदर ना 25 या 30 हज़ार टीचर्स भी भर्ती करेंगे। तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली तो ये चीज़ ये है कि ये इसलिए भी कहा गया है कि कि लोग सारे चुप करके बैठ जाएं, कोई एहतियाज ही ना करे भी, तो हम चुप चुप करके फिर ये काम कर लें अपना, ठीक है। तो उनको पता है कि अगर तो हमने ऐसा किया लोगों ने तो डेली एहतियाज करी जाना है। तो ये भी हो सकता है। दूसरा ये हो भी सकता है कि वो टीचर्स रिक्रूट कर भी लें, तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो खैर, तो मैंने तो आपको कहा था कि आप अपनी तैयारी रखें, एजुकेटर के अलावा आपने अपनी तैयारी रखनी है 1 पेपर एमसीक्यूज़ की। ये आपको हर हवाले से फ़ायदा देगा। मैंने आपको पहले भी कहा कि पीपीएससी के अंदर जॉब्स आती है, कोई असिस्टेंट की, कोई लेबर इंस्पेक्टर की, सब इंस्पेक्टर की, कोई भी जॉब आती है तो इन्हीं में से आएगा ये जो मैं आपको पेपर शेयर कर रहा हूँ। सपोज कल को एजुकेटर की भी जॉब आ जाती है, तो अब देखें एजुकेटर के अंदर भी ऐसा ही होना है, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, कंप्यूटर सारा कुछ आना है। तो ये यही पे आप करते जाएँ तो यार इसी में से उधर भी आ जाएगा। मतलब कि इस चीज़ का आपको हर लिहाज से फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। तो इसलिए कोशिश किया करें, इसको तैयार किया करें अच्छे से। आप लोगों को ना फीडबैक ही नहीं मुझे आता 1% भी, तो फिर मेरा दिल ही नहीं करता लेक्चर रिकॉर्ड करने को। कोई किसी का कोई फीडबैक आता ही नहीं है, ग्रुप में मैं लेक्चर सेंड कर देता हूँ, कोई पता ही नहीं चलता। तो कम से कम मुझे बताया करे, अपना अपना फीडबैक दिया करे, ताकि मैं डेली बेसिस पे लेक्चर भी आपको डिलीवर किया करूँ। तो मुझे तो ऐसे ही लगता है ग्रुप में कोई है ही नहीं है, कोई लाशें पड़ी हुई हैं कि किसी का कोई रिप्लाई, कोई पूछता ही नहीं है, कोई फीडबैक ही नहीं है। तो कम से कम एक्टिव रहें, तैयारी करें। मैंने आपको पहले दिन ही बात बताई थी कि अगर आप चाहते हैं ना कि जॉब लेनी है,
तो ऐसे नहीं होता कि जी जॉब का ऐड आया और आपने तैयारी शुरू कर दी है, ऐसे टेस्ट नहीं पास होते। तैयारी वही है, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जो हम पहले से स्टार्ट करते हैं और वो स्टार्ट ही रखनी है आपने, कभी भी उसको ख़त्म नहीं करना, फिर ही कोई ना कोई जो टेस्ट होगा ना आपसे क्लियर होगा। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।